नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज में, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में, जहां आज की क्लास में हमें इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना है। पर उससे पहले जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, एक बार हम रिकॉल करते हैं। तो आपको याद होगा, पिछली क्लास में हमने गुलाम वंश को पढ़ना शुरू किया था, हमने स्लेव डायनेस्टी को पढ़ना शुरू किया था। हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत पर 5 अलग अलग वंशों ने शासन किया है। उसमें सबसे पहला वंश था गुलाम वंश, अर्थात स्लेव डायनेस्टी, जो 1206 से लेकर के 1290 तक शासन करते हैं। 1206 से लेकर कर 1290 तक ये रूल करते हैं। और इसी क्रम में हमने जाना था कि गुलाम वंश का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे हम दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का संस्थापक भी कहते हैं। और उसने कुतुबी वंश की स्थापना गुलाम वंश के अंतर्गत की थी। और कुतुबी वंश में 2 सुल्तान हुए, एक कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा आराम शाह। हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में यह भी पढ़ा था साथियों कि उसे कुरान ख्वां, लाख बख्श, पील बख्श, हातिम द्वितीय ऐसी उपाधियों से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक वह व्यक्ति था कि जब मोहम्मद गौरी ने भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की, तो सबसे पहला इक्ता, झांसी का क्षेत्र का इक्ता, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को ही दिया था। और 1206 में लाहौर को राजधानी बनाकर उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक की वजह से इस्लामी वास्तुकला भारत आई और भारत में गुंबद और मेहराब का निर्माण शुरू हुआ। इंडिया में आर्क और डोम का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। कुवत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि दिल्ली में है, वो भारत में पहली मस्जिद है। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनाई, जहां विग्रह राज चतुर्थ के हरिकेली नाटक का अंकन भी देखने के लिए मिलता है। हमने यह भी देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभिक चुनौतियों का सामना किया, जैसे यलदौज, कुबाचा की चुनौती। और हम यह भी जान पाए कि 1210 में लाहौर में पोलो खेलते समय, जिसे चौगान कहा जाता था, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो इतनी बातें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ी थी। आज की क्लास में हम जिस सुल्तान के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है शमशुद्दीन इल्तुतमिश। बहुत महत्वपूर्ण सुल्तान है, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक है। इसने दिल्ली को प्रशासनिक और आर्थिक आधार प्रदान किया। इसने दिल्ली को एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक बेस को प्रोवाइड किया। तो हम शमशुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में आज गहराई से पढ़ेंगे। हम इक्ता व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। उसने भारत का पहला मकबरा बनवाया, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, हम उसके बारे में भी बात करेंगे साथियों। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारी एप्लीकेशन शुभम गुप्ता एकेडमी पर बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें जीके जीएस का एक कोर्स है, जिसमें हम इसी आधार पर बाकी के विषय कंप्लीट करेंगे साथियों। और हमारा टेलीग्राम चैनल है शुभम गुप्ता पीडीएफ, जहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी मान के चल रहा हूं कि क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी। कोई भी आपका सजेशन है तो जरूर आप बताइए। गुलाम वंश की एक और क्लास होगी कल, गुलाम वंश की आखिरी क्लास होगी कल, स्लेव डायनेस्टी की हमारी लास्ट क्लास होगी प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए। तो अब हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। पहले कुछ बातें मैं आपको समझाऊंगा बोर्ड पर, और फिर आपको पता है कि पीपीटी में सारी बातें लिखी ही रहती हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है इल्तुतमिश। और जैसा हमने कहा कि उसका पूरा नाम था शमशुद्दीन शमशुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ये उसका पूरा नाम था। और इल्तुतमिश ने जो शासन किया है, अगर उसकी शासन अवधि को आप देखें तो 1211 से लेकर के 1236 तक वो शासन करता है। 1211 से लेकर के 1236 तक वो रूल करता है। और सबसे बड़ी हाईलाइट यही है कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, रियल या एक्चुअल फाउंडर फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना, यहीं से सबसे ज्यादा सवाल बनेंगे। और ये शुरुआत में मैंने एक स्टेटमेंट बोला है, जब आज हम इल्तुतमिश को खत्म करेंगे तो आप ये समझ पाओगे कि क्यों उसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्यों उसे सल्तनत का एक्चुअल फाउंडर कहा जाता है। चले एक एक करके हम टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। और सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं इसके परिचय से, अर्थात इसके इंट्रोडक्शन से।
कि कौन था, कैसे आया, क्या कहानी है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो साथियों, तो इल्तुतमिश जो है ये भी एक तुर्क था और ये इल्बरी जाति का तुर्क था। ये तुर्क था और ये इल्बरी जाति का तुर्क था। यही कारण है कि जब इल्तुतमिश सुल्तान बनता है तो इल्बरी वंश की शुरुआत मानी जाती है। आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था कि गुलाम वंश में भी 3 वंश हुए हैं, स्लेव डायनेस्टी में भी 3 डायनेस्टी हुए हैं, कुतबी, शमसी और इल्बरी और बलवनी। कुतबी में 2 शासक आते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह, और जो इल्बरी या शमसी वंश है उसमें इल्तुतमिश आता है, रिकनुद्दीन फिरोज आता है, उसमें रजिया सुल्तान आती है, बहराम शाह आता है, नसरुद्दीन महमूद आता है। ये सारे शासक शमशी या इल्बरी वंश में आते हैं। और बलवनी में बलबन आता है, कैकूबाद आता है, कैमूर्स आता है। वो सारे के सारे जो शासक हैं वो बलवनी वंश में आते हैं। तो चूंकि ये इल्बरी तुर्क था इसलिए यहां से इल्बरी वंश की शुरुआत भी मानी जाती है साथियों। देखो, जो इल्तुतमिश है साथियों, यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 लाख जीतल देकर के खरीदा था। ही वॉज अ स्लेव ऑफ ऐबक। ही वॉज अ स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यही कारण है कि इल्तुतमिश को कहा गया कि ये गुलामों का गुलाम है। यहां से पहला फैक्ट आपका निकल के आ रहा है कि इल्तुतमिश को कहा गया कि ये गुलामों का गुलाम है। ही इज द स्लेव ऑफ स्लेव, है कि नहीं? अब क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का गुलाम बलबन। तो ये पूरा का पूरा प्रथा चलेगी। हमने डिस्कस भी किया था कि क्यों इसे गुलाम वंश कहा जाता है, क्योंकि कुतुबी वंश का संस्थापक भी गुलाम, शमसी वंश का संस्थापक भी गुलाम और बलवली वंश का संस्थापक भी गुलाम। ठीक है, तीनों के फाउंडर, चाहे वो कुतबी हो, चाहे वो शमशी हो, चाहे वो बलबनी हो, तीनों के फाउंडर स्लेव थे, इसलिए इसको स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो इसे गुलामों का गुलाम कहा गया, इसे स्लेव ऑफ स्लेव्स कहा गया। ठीक है, लेकिन यहीं पर आपको एक बात समझनी होगी कि 1205 में इसे गुलामी से मुक्त भी कर दिया था। 1205 में इसे मुक्त कर दिया गया था। ही वॉज फ्री। कैसे? इसकी कहानी जरा समझना कि कैसे वो गुलामी से मुक्त हुआ। इसकी स्टोरी यह है साथियों कि मोहम्मद गौरी के साथ ये खोखर विद्रोह में शामिल हुआ था। मोहम्मद गौरी के खिलाफ खोखर जाति ने जो विद्रोह किया था, तो खोखरों के विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद गौरी के साथ गया था और वहां इसने अपनी वीरता का परिचय दिया था, वहां इसने अपनी योग्यता का परिचय दिया था। तो गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को यह आदेश दिया था कि तुम इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त किया। उसके अलावा अपनी बेटी का विवाह भी उसने इल्तुतमिश के साथ किया था। ठीक है, उसने अपनी बेटी का विवाह भी इल्तुतमिश के साथ किया था। इस तरह वो मुक्त होता है। फिर 1206 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है तो 1206 में वो इल्तुतमिश को बदायूं का गवर्नर बनाता है, या आप कह सकते हैं इक्तादार, गवर्नर, जिस शब्द का प्रयोग आपको करना है, पर बदायूं का जो पूरा रीजन है यूपी में वो इल्तुतमिश के ही अंडर में था। बदायूं की पूरी देखरेख का काम इल्तुतमिश का ही था। तो ये उसका बिल्कुल शुरुआती जीवन है कि वो तुर्क था, इल्बरी जाति का तुर्क था, ऐबक का गुलाम था, इसलिए गुलामों का गुलाम कहा गया। 1205 में उसे दास्ता से मुक्त कर दिया जाता है, उसे स्लेवरी से फ्री कर दिया जाता है और 1206 में उसे बदायूं का गवर्नर बनाया जाता है। ही वॉज अपॉइंटेड एज द इक्तादार ऑफ और द गवर्नर ऑफ बदायूं। अब ये तो हो गया उसका जनरल इंट्रोडक्शन। अब हमें इस बारे में चर्चा करनी है कि सर वो सुल्तान कैसे बना। अब हमें उसके सुल्तान बनने की कहानी को डिस्कस करना है कि वो सुल्तान कैसे बना, कैसे वो सुल्तान बनता है। इस कहानी को जरा समझिएगा कि सुल्तान के पद तक वो कैसे पहुंचता है, कैसे वो सुल्तान बनता है। देखिए, हमने देखा कि 1210 में 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर 1210 में ही आराम शाह को अगला सुल्तान बना दिया जाता है। आराम शाह जो है वो सुल्तान बनता है साथियों, वो अगला सुल्तान बनता है। लेकिन आराम शाह जो है वो बिल्कुल भी योग्य नहीं था।
आराम शाह जो है साथियों वो बिल्कुल भी योग्य नहीं था। तो इसी क्रम में आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में एक लड़ाई होती है। 1210 में हरियाणा के पास एक जगह है जूद। जूद नाम की एक जगह है जो कि हरियाणा के पास आती है साथियों। तो जूद का युद्ध होता है, बैटल ऑफ जूद। और ये जो जूद का युद्ध है ये दो लोगों के बीच में हो रहा है प्यारे दोस्तों। एक तरफ इसमें है आराम शाह, एक तरफ इसमें है आराम शाह और दूसरी तरफ इसमें है इल्तुतमिश। इन दोनों के बीच में बैटल ऑफ जूद होता है, अर्थात जूद का युद्ध होता है। और इस युद्ध में आराम शाह हार जाता है और इल्तुतमिश की जीत होती है। और जब इल्तुतमिश इस युद्ध को जीतता है तो वो 1211 में दिल्ली का सुल्तान बनता है साथियों। और जब वो दिल्ली का सुल्तान बनता है तो यहीं से इलबरी या शमसी वंश की शुरुआत होती है। यहीं से इलबरी या फिर शमसी डायनेस्टी की शुरुआत होती है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है साथियों कि जब ये सुल्तान बना तो ये पहला राजा था या जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, और ये इसने खलीफा से प्राप्त की थी। जो बगदाद का खलीफा था, बगदाद के खलीफा से इसने सुल्तान की उपाधि प्राप्त की, जिसे खिल्लत कहा जाता था। एक्चुअल में होता यह था कि जितने भी राजा हैं, जैसे खलीफा का पद सबसे बड़ा होता था, हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि खलीफा सबसे बड़ा धार्मिक गुरु था, सबसे बड़ा रिलीजियस ऑर्डर में हाईएस्ट रिलीजियस ऑर्डर पे खलीफा होता था। तो जितने भी लोग हैं उन्हें अपने पद की अनुमति खलीफा से मांगनी पड़ती थी। तो इल्तुतमिश ने अपने दूत को भेजा खलीफा के पास कि हम चाहते हैं कि हम भी आपके अंतर्गत शासन करें। खलीफा के राज्य को सल्तनत कहा जाता था और जो उन राज्यों पर शासन करते थे उन्हें सुल्तान कहा जाता था। तो फिर ये खलीफा के पास उनका दूत गया, खलीफा को बताया कि हम भी आपकी छत्र छाया में ही रहना चाहते हैं। तो खलीफा ने खिल्लत प्रदान की थी। खिल्लत का मतलब होता है सुल्तान की उपाधि देना। उसमें एक विशेष प्रकार का उपहार भी दिया जाता था और एक प्रकार का उसमें पत्र भी होता था कि आपको सुल्तान की उपाधि से नवाजा जाता है। तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक हुआ जिसने खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी। यह प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि खलीफा से प्राप्त की, तो वो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि खलीफा से प्राप्त की थी। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया था, उसने मलिक और सिपा सलार के रूप में ही शासन किया था। उसने मलिक और सिपा सलार के रूप में ही शासन किया था। तीसरा बड़ा काम साथियों ये जो करता है कि इसने दिल्ली को राजधानी बनाया। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा कि उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली को बनाया, जिसने दिल्ली सल्तनत की कैपिटल दिल्ली बनाई। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी लाहौर हुआ करती थी। कैपिटल ऑफ ऐबक वाज लाहौर। इल्तुतमिश शिफ्टेड दैट कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। इल्तुतमिश ने इस राजधानी को लाहौर से दिल्ली की तरफ स्थानांतरित किया। तो ये बेसिक बातें आपको याद रखना है। और आखिर में साथियों उसकी मृत्यु कब हुई, उसकी डेथ कब हुई, तो याद रखेंगे कि अप्रैल 1236 में, अप्रैल 1236 में इसकी मृत्यु होती है, इसकी डेथ होती है। ठीक है, इसकी मृत्यु होती है, इसकी डेथ होती है। तो ये भी फिर आपसे प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि इल्तुतमिश की मृत्यु कैसे हुई। तो इल्तुतमिश की जो मृत्यु कब हुई, तो वो 1236 में हुई थी, 1236 में हुई थी। तो उम्मीद है कि ये बेसिक कहानी आपके दिमाग में क्लियर होगी। आइए ये सारी बातें पीपीटी में है, आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं। तो हमने ये डिस्कस किया कि शमशुद्दीन इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। ही वॉज द ट्रू फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। फिर हमने डिस्कस किया कि वो इलबरी तुर्क था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था, इसलिए उसे गुलामों का गुलाम कहा गया। 1206 में उसे दास्ता से मुक्त किया गया और 1206 में ही उसे बदायूं का इक्तादार बनाया गया। स्लेव एंड सन इन लॉ ऑफ ऐबक परचेज्ड बाय ऐबक इन 1 लाख जीतल। इल्तुतमिश जो है स्लेव ऑफ स्लेव कहा गया। लिबरेशन फ्रॉम स्लेवरी 1205 में, और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बदायूं इन 1206
1206। ठीक है प्यारे साथियों। फिर हमने देखा कि ऐबक के उत्तराधिकारी आराम शाह को जूद के युद्ध में हराया 1211 में। ये जो डेट है ये 1211 है, मैंने गलती से 1210 लिख दी थी जूद के युद्ध की। ठीक है, डेट वगैरह नहीं पूछा जाता है, बस युद्ध पूछा जाता है। फिर 1211 में ये सुल्तान बना, खलीफा के द्वारा सुल्तान की उपाधि प्राप्त की, राजधानी दिल्ली को बनाया और मृत्यु 1236 में हुई। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, यहां से क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब सवाल ये है कि जब ये सुल्तान बनेगा, तो कांटों का ताज है इस समय दिल्ली का। जो देखो, कोई भी व्यक्ति जो सुल्तान बन रहा है उसके लिए बहुत आसान परिस्थितियां नहीं होती, और इल्तुतमिश हो, आराम शाह हो, कुतुबुद्दीन ऐबक हो, इनके लिए तो परिस्थितियां और भी जटिल थीं, क्योंकि अभी दिल्ली सल्तनत एक इन्फेंट स्टेज पर था, अर्थात अपनी शिशु अवस्था में था। बहुत सारे विद्रोह होते रहते थे, कभी किसी का आक्रमण है, दरबार में षड्यंत्र होते रहते थे। और एक शब्द अब आपको समझना पड़ेगा, एक वर्ड हम बार बार यूज करेंगे, तो मैं अभी से आपको बता दे रहा हूं, और वो वर्ड है अमीर। ठीक है, ये रिच नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाले दोस्त समझे, ये रिच नहीं है, इसको अमीर ही बोलते हैं। और अमीर शब्द जब भी मैं प्रयोग करूंगा तो मेरा मतलब होगा शासन के प्रभावशाली या उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों से। जो हाईएस्ट ऑफिशियल होंगे सल्तनत के, उनके लिए हम अमीर शब्द का प्रयोग करेंगे। जो सल्तनत के हाईएस्ट ऑफिशियल्स होंगे, उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनके लिए हम अमीर शब्द का प्रयोग करेंगे। तो अब हमें यह समझना है कि जब इल्तुतमिश सुल्तान बनता है, तो मैं क्यों कह रहा हूं कि वो एक कांटों का ताज पहन रहा है, क्योंकि उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां रहेंगी, उसके सामने मल्टीपल चैलेंजेस रहेंगे। अब क्या क्या चुनौती है वो मैं आपको समझाता हूं। तो एक चुनौती उसको मिलेगी यलदौज से। उम्मीद है कि आपको यलदौज याद होगा। मैं आपको मैप के थ्रू ये बताता हूँ, और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि उसे कहां कहां से चुनौतियां मिलने वाली हैं, कहां कहां से उसे चैलेंजेस मिलने वाले हैं साथियों। तो देखिए, हम मैप के थ्रू ये समझे। देखिए, तो साथियों आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था कि ये जो गजनी वाला इलाका है, ये जो गजनी का पूरा इलाका है, इस इलाके पर यलदौज का शासन था, तो यलदौज से उसे चुनौती मिलेगी। जो मुल्तान वाला इलाका है, यहाँ कुबाचा रूल कर रहा था, ये तो ठीक है सर, ये दो तो फिर भी आसान है। इसी समय पर क्या होता है कि चीन और मंगोलिया में जो गोबी मरुस्थल का इलाका है, जो गोबी डेजर्ट का इलाका है, यहां मंगोल नाम की एक जाति रहती थी। ठीक है, मंगोल नाम की एक जाति रहती थी, और इसी जाति में उदय होता है चंगेज खां का। चंगेज खां, ठीक, चंगेज खां उसकी उपाधि थी, मुसलमान नहीं था वो, तो चंगेज खान का उदय होता है। दुनिया के सबसे क्रूरतम शासकों में चंगेज खान का नाम आता है। एक्सट्रीम बैर्बरिक नेचर एक्सट्रीम बैर्बरिक नेचर, अत्यधिक क्रूर। और ये 1206 में 1206 में ये मंगोल में सभी जातियों को संगठित करके एक राज्य बनाता है, और 1219 तक तो इसने पूरे के पूरे एशिया को रौंद डाला था। पूरे के पूरे ट्रांस ऑक्सियाना बोलते थे इस क्षेत्र को। 1219 तक इसने पूरे ट्रांस ऑक्सियाना पर कब्जा कर लिया, पूरे ट्रांस ऑक्सियाना पर कब्जा कर लिया। और 1237 में आई थिंक इसकी मृत्यु होती है, मैं एग्जैक्ट डेट भूल रहा हूं, 27 या 37 में अभी आपको बता दूंगा। जब तक इसकी मृत्यु नहीं होती तब तक ये हर किसी के लिए बड़ी समस्या है, और यहां से मंगोलों का उदय होगा। तो मंगोल मूल रूप से गोबी मरुस्थल में रहने वाला एक कबीला था, और ये एक ऐसा कबीला था जो घुमक्कड़ प्रजाति का था, जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, और मुख्य रूप से पशुपालन का काम करते थे। प्राइमरली ये एनिमल हस्बेंड्री का काम करते थे, और नोमैडिक लाइफ स्टाइल थी। एंड शुरुआत से ही ये एक्सट्रीमली अनकल्चर्ड, जैसे बहुत ही ज्यादा गंदगी से रहते थे, बहुत असभ्यता से रहते थे। महिलाओं को लेकर के सम्मान इनके मन में बिल्कुल भी नहीं था। माताओं का सम्मान जरूर करते थे, लेकिन बाकी महिलाओं को बिल्कुल भी इन्होंने सम्मान नहीं दिया। तो बहुत बार्बरिक नेचर था इनका शुरुआत से ही।
तो उसी में एक नेता आता है चंगेज खान, जिसने इन सभी जातियों को इकट्ठा किया और एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की, मंगोल एम्पायर। और यहां से मंगोल जो है वो पूरी दिल्ली सल्तनत में आपको दिखेंगे। हालांकि चंगेज खान के बाद कोई इतना शक्तिशाली मंगोल नहीं आया, लेकिन चंगेज खान का टेरर था। इसने ख्वारिज्म शाह का शासन चलता था, ट्रांस ऑक्शियाना का जो क्षेत्र है, यहाँ ख्वारिज्म का शासन था। सबको रोन डाला इसने, 1219 तक आते आते सबको रोन डाला। और 1206 में इसकी शुरुआत होती है साथियों, और लगभग इसका जन्म 1192 के आसपास तो कुछ हुआ था, इसका बर्थ हुआ था, चंगेज खां। तो एक उसके सामने एक और खतरा आया, तो यलदौज का खतरा भी है, कुबाचा का खतरा भी है और मंगोलों का खतरा भी है। अब ये तो है ही है, इतना तो चल ही रहा है, साथ में बंगाल में भी विद्रोह हो गया, साथ में बंगाल में भी विद्रोह हो गया। अब याद कीजिए, हमने डिस्कस किया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अली मर्दान को बंगाल का इक्तादार बनाया था, उसने विद्रोह कर दिया। तो बंगाल की समस्या भी है, और इतनी समस्याएं कम नहीं थी कि दरबारी षड्यंत्र भी होने लगे। इतनी समस्याएं कम नहीं थी कि दरबारी षड्यंत्र भी होने लगे, अर्थात जो कोर्ट कॉन्स्पिरेसीज हैं। कोर्ट कॉन्स्पिरेसीज का मतलब था कि दरबार में रहने वाले जो रिश्तेदार हैं, जो बड़े बड़े ऑफिशियल हैं, वो भी सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र करते थे, या इसी को अमीरों का षड्यंत्र भी कहा जाता था, अमीर्स कंस्पिरेसी भी कहा जाता था। तो ये 5 बड़ी समस्याएं। अच्छा, इसके अलावा एक समस्या जो सबसे बड़ी थी कि इतना सब तो करना ही है, लेकिन दिल्ली में ना तो अभी कोई प्रशासन स्थापित हुआ है अच्छे से, और ना ही कोई आर्थिक ढांचा अभी तैयार हुआ है। तो एक प्रकार से हमें दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन भी एस्टेब्लिश करना है, क्योंकि कोई व्यवस्था है ही नहीं। लगातार पिछले 50-60 सालों से युद्ध हो रहा है, कोई एक व्यवस्था बन ही नहीं पाई है, कोई एक पूरा सिस्टम बन ही नहीं पाया है। तो इस सिस्टम को भी बनाना है। तो यलदौज की चुनौती है, कुबाचा की चुनौती है, बंगाल में समस्या हो रही है, दरबारी षड्यंत्र है, मंगोल आक्रमण कर सकते हैं, चंगेज खान, फिर प्रशासन को भी ठीक करना है, इकोनॉमी को भी ठीक करना है, और ये सारे काम इल्तुतमिश करेगा। यही कारण है कि हम इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत का एक्चुअल फाउंडर बोलते हैं। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कि कैसे उसने इन चुनौतियों का सामना किया। एक एक चुनौती को बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो परेशान मत होना साथियों। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं यलदौज की चुनौती का सामना उसने कैसे किया। अब यलदौज आप जानते हैं कि गजनी वाले क्षेत्र यलदौज को मिला था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को भी बहुत परेशान किया था। तो यलदौज के साथ ये तराइन का तीसरा युद्ध लड़ता है। तराइन का तीसरा युद्ध 1215-1216 के बीच में हुआ, यलदौज को हराता है और अंततः गजनी के प्रभाव से दिल्ली पूरी तरीके से मुक्त हो जाती है। तो अब इसको समझ पाइए एक एक करके बहुत अच्छे से कि यलदौज की जो चुनौती है उससे कैसे ये पार पाता है। तो ये समझिएगा कि ये गजनी वाला इलाका है प्यारे साथियों, ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये गजनी वाला इलाका है। तो गजनी में यलदौज शासन कर रहा है। यलदौज, तो यलदौज और इल्तुतमिश के बीच में एक युद्ध होता है, और इस युद्ध का नाम था तराइन का तीसरा युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ तराइन। ये 1215 और 16 में लड़ी जाती है। इसमें यलदौज को हराया जाता है, यलदौज को मार दिया जाता है, और यलदौज को मारने के बाद गजनी के प्रभाव से दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से मुक्त हो गई। अब गजनी का कोई भी इन्फ्लुएंस दिल्ली सल्तनत पर नहीं होगा। तो पता है साथियों, तराइन का पहला और दूसरा युद्ध तो हमें याद रहता है कि तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ। पर तराइन का तीसरा युद्ध भी आपको याद रखना है, थर्ड बैटल ऑफ तराइन भी आपको याद रखना है कि ये 1215-16 में, 1215-16 में दो लोगों के बीच में होता है, इल्तुतमिश और यलदौज के बीच में। इसमें यलदौज को हरा दिया जाता है, यलदौज मारा जाता है इस युद्ध में, और गजनी का प्रभाव हमेशा से दिल्ली सल्तनत के ऊपर से खत्म हो जाता है। फिर इसी तरीके से एक चुनौती थी कुबाचा की। एक चुनौती किसकी थी? कुबाचा की थी, जो कि मुल्तान का शासक था साथियों। तो कुबाचा को 1228 में हराया जाता है, और कुबाचा इस बात से इतना आहत हो जाता है कि वो सिंधु नदी में जाकर के आत्महत्या कर लेता है।
तो ये जो इलाका है, यहाँ पर कुबाचा शासन कर रहा था। कुबाचा मुल्तान वाला इलाका है। तो 1228 में इसको भी इल्तुतमिश हरा देता है और कुबाचा इस बात से इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो सिंधु नदी में डूब करके आत्महत्या कर लेता है। ही कमिटेड सुसाइड इन इंडस रिवर। तो कुबाचा की चुनौती भी खत्म, तो यल्दौज भी खत्म और कुबाचा भी खत्म, दोनों खत्म हो गए। अब तीसरी सबसे बड़ी चुनौती थी, वो थे मंगोल। तो मंगोल की थोड़ी सी कहानी आपको समझना पड़ेगा। तो हमने अभी मंगोल के बारे में आपको बताया कि मंगोलों की उत्पत्ति कहां से हुई थी, इनका ओरिजिन कहां से हुआ है। तो इनका उत्पत्ति गोबी मरुस्थल से हुई है, गोबी डेजर्ट से हुई है, जो मंगोलिया चाइना की सीमा पर आता है। मुख्य रूप से ये मंगोलिया में है। और ये क्या थे, एक घुमंतु जातियां थी, ये घुमंतु कबीले थे साथियों। बेसिकली ये नोमैडिक ट्राइब थी, ये नोमैडिक ट्राइब थी। 1206 में 1206 में चंगेज खान इन सभी को एकत्रित करता है। चंगेज खान इन सभी को एकत्रित करता है और सबसे शक्तिशाली शासक बनता है। ही बिकेम द मोस्ट पावरफुल रूलर, सबसे शक्तिशाली। जिसका कारण रहा, ये जो जातियां थी मंगोल, ये बहुत बर्बर होती थी और जब कोई बहुत बर्बर होता है तो वो ऑटोमेटिकली वो शक्तिशाली होता जाता है, वो ऑटोमेटिकली बहुत पावरफुल होता जाता है। तो थोड़ा सा इस बात को समझना, जो मंगोल हैं ये निकले थे ट्रांस ऑक्सियाना पर अधिकार करने, जो मध्य एशिया वाला इलाका है, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया वाला इलाका। तो यहाँ ख्वारिज्म का शासन था, ख्वारिज्म का यहाँ पर शासन था। तो वो इस क्षेत्र को जीतने के लिए निकलते हैं, वो इस क्षेत्र को जीतने के लिए निकलते हैं। अब ख्वारिज्म तो मर जाता है, पर ख्वारिज्म का एक बेटा होता है और बेटे का नाम था जलाल उद्दीन मंग बरनी। याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। ख्वारिज्म शाह के बेटे का नाम था जलाल उद्दीन मंगबरनी। अब जलाल उद्दीन मंगबरनी जो है वो भाग रहा होता है, चंगेज खान से जान बचा रहा होता है। तो जलाल उद्दीन मंगबरनी हेल्प मांगता है, मदद मांगता है। किससे? ये हेल्प मांगता है इल्तुतमिश से कि सर हमारी मदद कर दो। इल्तुतमिश से कहता है कि हमारी मदद कर दो। अब यहीं पर इल्तुतमिश जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। देखो, इल्तुतमिश दोनों से दुश्मनी नहीं लेना चाहता था। उसे पता था कि अगर हमने इसको मदद दी तो चंगेज खान आएगा और वो सब कुछ उजाड़ देते थे। आप इमेजिन, हम सच में इमेजिन नहीं कर सकते, वो इस हद तक चीजों को बर्बाद कर देते थे। और अगर चंगेज खान भारत में आ जाता तो शायद भारत में कभी भी दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती ही नहीं और भारत में एक बहुत अलग तरह का शासन चल रहा होता, इंडिया में एक बहुत ही अलग तरह का रूल चल रहा होता। तो वो जानता था कि चंगेज खान आक्रमण कर देगा। दूसरा, ख्वारिज्म में एक बहुत बड़ा साम्राज्य ट्रांस ऑक्शियाना का, तो उनसे भी दुश्मनी नहीं ले सकते, तो उसने बीच का रास्ता अपनाया। उसने जो दूत संदेश लेकर के आया था मदद का, जलालुद्दीन मंगबरनी का, उसी को मार डाला और ऐसा रिप्रेजेंट किया कि हमें तो पता ही नहीं है कि आपको मदद की आवश्यकता थी, हमें तो पता ही नहीं है कि आपको किसी तरह की मदद की आवश्यकता थी। इस तरह उसने मंगोलों के आक्रमण को टाला। तो मंगोलों ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, वो भारत की उत्तर पश्चिम सीमा तक पहुंचे जरूर थे, लेकिन वो भारत पर आक्रमण नहीं किए, वो ट्रांस ऑक्सियाना वाले क्षेत्र में ही लगे रहे। मंगोल आक्रमण का खतरा इल्तुतमिश के समय शुरू होता है, लेकिन उन्होंने इंडिया को इन्वेड नहीं किया, उन्होंने भारत पर आक्रमण नहीं किया। इस तरह उसने मंगोल समस्या को टाला और ये उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, ये उसका एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है साथियों। ठीक है, उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अब इसके बाद क्या होता है? अब आंतरिक विद्रोह हो रहे थे, इंटरनल कन्फ्लिक्ट हो रहे थे और इन आंतरिक विद्रोहों में सबसे बड़ा था बंगाल और बिहार। तो बंगाल और बिहार में जो अली मर्दान है, इसने विद्रोह कर दिया था। अली मर्दान आपको पता है वही व्यक्ति है जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ का इक्तदार बनाया था। तो अली मर्दान यहाँ विद्रोह करता है। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए इसका बेटा जाता है, इल्तुतमिश का बेटा यहाँ पर जाता है, नसीर उद्दीन महमूद। नसीर उद्दीन
महमूद यहाँ पर जाता है साथियों। ये नाम याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है कि अपने बेटे को वो भेजता है, नसीरुद्दीन महमूद को भेजता है। ठीक है, तो इसका बेटा जाता है, लेकिन इसके बेटे की यहां पर मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, और इस बात से इल्तुतमिश बहुत दुखी होता है। वो विद्रोह तो दबा देता है, लेकिन विद्रोह को दबाने के बाद जो नसीरुद्दीन महमूद है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और जब इसकी मृत्यु होती है तो इसी की याद में दिल्ली में, समझिएगा साथियों, इसी की याद में दिल्ली में भारत का पहला मकबरा बनता है, सुल्तान गढ़ी का मकबरा। सुल्तान गढ़ी का मकबरा ये कहाँ बनता है? दिल्ली में। और ये भारत का पहला मकबरा था। इट वॉज द फर्स्ट टॉम्ब ऑफ दिल्ली। इट वॉज द फर्स्ट टॉम्ब ऑफ दिल्ली। ठीक है, ठीक है साथियों, तो ये दिल्ली का पहला मकबरा था। जो किसने बनवाया था? जो बनवाया था इल्तुतमिश ने। किसके लिए? अपने बेटे नसरुद्दीन महमूद के लिए बनवाया था। अपने बेटे नसरुद्दीन महमूद के लिए बनवाया। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर है? यहाँ पर नसरुद्दीन महमूद बेटा था। इसके अलावा जो गंगा यमुना का दोआब है, जो गंगा और यमुना का दोआब है, यहां पर भी पृथु विद्रोह होता है। ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि पृथु विद्रोह कहां पर हुआ? तो पृथु विद्रोह अवध वाले क्षेत्र में होता है। वो इसे भी दबा देता है। राजपूताना में रणथंबोर का विद्रोह होता है और वो उसे भी दबा देता है। इस तरह उसने इन समस्याओं से निजात पाया। इस तरह से उनने ये सारी प्रॉब्लम को ठीक किया। अब एक समस्या और रह गई है, और उसको भी ठीक तो करना ही है। वो भी बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है, और वो है दरबारी षड्यंत्र। वो है दरबारी षड्यंत्र। ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि इसको कैसे ठीक किया जाए। जो कोर्ट कंस्पिरेसीज होती हैं, जो आसपास के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, जो कोर्ट कंस्पिरेसीज हैं, इन्हें कैसे ठीक किया जाए, इसका क्या तरीका हो सकता है। तो इसके लिए उसने एक काम किया साथियों। दरबारी षड्यंत्रों को दूर करने के लिए वो जानता था कि जब तक उच्च पदों के लिए अमीर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, हाईएस्ट ऑफिशियल के लिए अमीर वर्ड का प्रयोग किया गया है, जब तक उच्च पदों पर उसके वफादार लोग नहीं होंगे, वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो उसने सारे अमीरों का दमन कर दिया। जो पुराने अमीर थे, उन अमीरों का उसने दमन कर दिया। he completely he completely get rid of old amirs of the time of कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी, और उसने एक नया समूह बनाया जिसे दल चालीसा कहा जाता है। चाहे आप इसे दल चालीसा कह लीजिए, चाहे आप इसे तुर्कान ए चहलगामी कह लीजिए। उसने 40 अमीरों का एक समूह बनाया जिसमें 40 तुर्क अमीर थे, या 40 तुर्क थे जो कि इल्तुतमिश के बहुत वफादार थे। और इसी ग्रुप की सहायता से उसने दरबारी षड्यंत्रों को रोका। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि इसने ये समूह तो बना लिया। ये पहला सुल्तान है जिसने दिल्ली के अमीरों का दमन किया, या जिसने शासन में नए लोगों को नियुक्त किया। पर पता है प्रॉब्लम क्या होगी? आने वाले समय में यही तुर्कान ए चहलगामी शमशी वंश के पतन का कारण बनेगा। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात होती थी साथियों कि ये जो गुलाम होते थे ना, ये अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार होते थे, लेकिन उनके बेटों के प्रति या उनकी बेटियों के प्रति इनकी कोई वफादारी नहीं होती थी। जब तक इल्तुतमिश था, ये उसके बहुत बहुत ज्यादा वफादार रहे। लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश खत्म हुआ, इन तुर्कान ए चहलगामी के 40 सरदारों ने पूरे साम्राज्य पर अपनी पकड़ बना ली और राजाओं को कठपुतली की तरह नचाया। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि इल्तुतमिश जब मरा तो उसने रजिया सुल्तान को अपना अगला उत्तराधिकारी चुना था, लेकिन इन्होंने रजिया सुल्तान को अगला सुल्तान मानने से मना कर दिया क्योंकि वो एक लड़की थी। इन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज को अगला सुल्तान बनाया। फिर रजिया जब सुल्तान बन गई तो उसको मरवा दिया। फिर ये आराम शाह को लेकर के आते हैं।
फिर ये बहराम शाह को लेकर के आते हैं, फिर ये नसरुद्दीन महमूद को लेकर के आते हैं, और इस तरह कठपुतलियों की तरह वो सुल्तानों को बदलते रहे। तो इल्तुतमिश के बाद जो 20-25 सालों का शासनकाल होगा, उसे कहा जाता है कि यह दल चालीसा का शासनकाल था। और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा दल चालीसा का एक छोटा सा सदस्य, जिसका नाम था बहाउद्दीन, जिसे हम बलबन के नाम से जानते हैं साथियों। बहाउद्दीन, जिसे हम बलबन के नाम से जानते हैं। और यही बलबन जो आगे जाकर के सुल्तान बनता है, ये इसी दल चालीसा का सदस्य था। और जब बलबन सुल्तान बना तो उसने सबसे पहला काम किया कि वो ये तुर्कान ए चहलगामी को खत्म कर देगा। तो तुर्कान ए चहलगामी को बनाने वाला व्यक्ति इल्तुतमिश था, और तुर्कान ए चहलगामी को खत्म करने वाला व्यक्ति बलबन था। फाउंडर ऑफ तुर्कान ए चहलगामी वाज इल्तुतमिश, एंड द पर्सन हु वेनिस्ड द तुर्कान ए चहलगामी वाज बलबन। अब देखिए कि यही चीज इल्तुतमिश की तो बहुत मदद करेगा, लेकिन उसके बाद उसके जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको इस तुर्कान ए चहलगानी ने बहुत परेशान किया। तो ये उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और यहां से प्रश्न बनते हैं। आइए देखते हैं। तो मंगोल चंगेज खान का उत्तर पश्चिम सीमा पर आगमन, ईरान के ख्वारिज्म के पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी को सहायता नहीं दी, और भारत पर मंगोल आक्रमण टल गया। मैंने कहा ना कि सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हैं, और पीपीटी इस तरह से बनाता हूं साथियों में, क्योंकि पीपीटी इसलिए अच्छी बन जाती है कि अब ये सारी चीजें मैं कॉपी पे लिखता हूँ। जैसे आज मैं आपको दिखाता भी हूँ कि इस तरह से मैं अपने नोट्स बनाता हूँ साथियों। देखिए, अब यही चीज अगर आप देख पाए ना, तो सेम चीज मैंने अपनी कॉपी में लिख रखी है, और ये फिर मैं पीपीटी पे बनाता हूँ। तो इससे फायदा ये होता है कि कभी भी आपको बुकिश फील नहीं आएगा, पढ़ने में आसानी होगी। तो मैं बार बार आपसे कहता हूं कि अगर आप क्लास में हो तो आप नोट्स बनाने पर ज्यादा फोकस मत करो। हाँ, अगर समय है, अगर अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर समय नहीं है तो लेक्चर को सुनो ध्यान से, पीडीएफ को 6 से 7 बार पढ़ो। 15 अक्टूबर तक हमारी किताब भी आ जाएगी, तो इन चीजों को पढ़ो। तो मैं मेहनत करने में कोई कोताही नहीं बरतूंगा, आपको बस लेक्चर सुनना है, बहुत ध्यान से रिवीजन करना है, एमसीक्यूज लगाने हैं कई बार, वो बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। फिर आंतरिक विद्रोह में बंगाल अली मर्दान का विद्रोह होता है, और इसमें इल्तुतमिश का बेटा नसीरुद्दीन महमूद मर गया 1229 में, और नसरुद्दीन महमूद की याद में ही भारत का पहला मकबरा इसने बनवाया था इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी में, दिल्ली में 1231 में। तो भारत का पहला मकबरा किसने बनवाया? फर्स्ट टॉम्ब ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश। भारत का पहला मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था साथियों, इल्तुतमिश ने बनवाया था। किसके लिए? अपने बेटे नसीरुद्दीन महमूद के लिए। कहां? सुल्तानगढ़ी, दिल्ली में। ओके। फिर सूबेदार मलिक जानी को बनाया गया बंगाल का। गंगा यमुना दोआब में पृथु विद्रोह होता है अवध वाले क्षेत्र में, और राजपूतों से भी संघर्ष होता है। अमीर वर्ग के संरक्षण के लिए तुर्कान ए चहलगामी बनाई गई, जिसे दल चालीसा कहा जाता है। 40 तुर्क दासों का समूह, और इसी ने अमीरों का दमन किया था। और इल्तुतमिश के अंतर्गत बिना, इल्तुतमिश की भी एक थ्योरी थी कि वो तुर्क अमीरों पर ही ज्यादा विश्वास करता था, वो गैर तुर्कों पर उतना विश्वास नहीं करता था। तो कल की क्लास में ना हम बलबन के बारे में पढ़ेंगे, जो नस्लीकरण की नीति को बहुत आगे बढ़ाएगा, जो टर्किस तो कैसे बोले, टर्किस रेसिज्म की पॉलिसी को बहुत प्रमोट करेगा। पर उसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने ही की थी, और इल्तुतमिश का गुलाम था चूंकि बलबन, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात थी, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये सारी बातें एस्टेब्लिश थी। तो अमीर वर्ग का षड्यंत्र होता है साथियों, उसको दबाया जाता है। इंग्लिश में भी ये लिखा है, आप देख सकते हैं, हर एक बात यहाँ पर लिखी गई है कि यल्दौज है डिफीटेड इन दी थर्ड बैटल ऑफ तराइन, दिल्ली बिकेम डिपेंडेंट फ्रॉम द गजनीस इन्फ्लुएंस, कुबाचा को सप्रेशन होता है 1228 में, कमिटेड सुसाइड इन सिंधु रिवर। फिर जो चंगेज खान है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर आता है, डिड नॉट प्रोवाइड असिस्टेंट टू जलालुद्दीन मंगबरनी, सन ऑफ ख्वारिज्म रूलर ऑफ ईरान। फिर मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया वाज अवर्टेड। ओके, बंगाल में फर्स्ट टॉम्ब बनाया जाता है सुल्तानगढ़ी, दिल्ली, बिल्ट बाय इल्तुतमिश एंड दल चालीसा। ये सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं। ठीक है साथियों, चलिए, ये है सुल्तानगढ़ी का मकबरा।
ये जो आप देख पा रहे हैं ये है सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जिसे 1231 में 1231 में इल्तुतमिश ने बनाया था। 1231 में इल्तुतमिश के द्वारा ये मकबरा बनाया गया था साथियों। मंगोलों के बारे में भी यहाँ मैंने लिख दिया है कि गोबी रेगिस्तान की बर्बर कबीला जाति थी। ये बंजारा जीवन शैली जीते थे, बहुत असभ्य थे। और 1163 में, ईयर मैंने कहा था मैं भूल रहा हूं तो याद रख लेना, 1219 में इसने ख्वारिज्म पर अभियान कर दिया। 1206 में चंगेज खान शासक बना था और 1227 में इसकी मृत्यु हुई। चंगेज खान को महान और श्रापित दोनों शब्दों से बुलाया जाता है। उसे द ग्रेट एंड द कर्स्ड दोनों नामों से बुलाया जाता है। महान इसलिए कि बहुत बड़े साम्राज्य की उसने स्थापना की। कर्स्ड इसलिए कि जहां पर भी इसकी सेनाएं जाती थीं वो क्षेत्र पूरी तरह से तबाह हो जाता था, वो एरिया पूरी तरह से खत्म हो जाता था साथियों। तो अब हम ना कोर पे चलते हैं टॉपिक के, कि जब आप टॉपिक के कोर को देखते हो साथियों तो हमने शुरुआत यहां से की थी और हमने ये समझा था कि क्यों हम इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कह रहे हैं। व्हाई वी आर कॉलिंग दैट इल्तुतमिश इज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। क्योंकि उसके सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां थी। मंगोलों की चुनौती थी, यलदौज की चुनौती थी, कुबाचा की चुनौती थी, दरबारी षड्यंत्र थे, बंगाल की चुनौती थी। इन सभी चुनौतियों को उसने खत्म किया, इन सभी चैलेंजेस को उसने कॉन्कर किया। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी चुनौती बची हुई थी कि दिल्ली में प्रशासन को स्थापित करना था, दिल्ली में हमें रूल को एस्टैब्लिश करना था, लॉ एंड ऑर्डर बनाना था, नियम बनाने थे जो दिल्ली का संचालन कर सकें, हमें वो रूल्स बनाने थे जो कि दिल्ली को गवर्न कर सके। तो अब इल्तुतमिश ध्यान देगा प्रशासन पर, अब इल्तुतमिश फोकस करेगा एडमिनिस्ट्रेशन पर। तो चलिए अब हम प्रशासन की बात करते हैं, अब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि प्रशासन में उसने क्या क्या काम किया। तो मैं भी इसको भी थोड़ा बोर्ड से समझाता हूं आपको, तो कहानी आपको समझ में आएगी। तो परेशान मत हुआ करो, अगर मैं बोर्ड पर समझाता हूं तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। सारी बातें पीपीटी में होती हैं पर बोर्ड पे थोड़ी कहानी के रूप में मैं चीजें आपको और समझा पाता हूं। देखिए, अगर हम प्रशासन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें कि इल्तुतमिश का प्रशासन कैसा रहा, अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा, तो इसमें कई चीजें हमें दिखाई देती हैं। जैसे इल्तुतमिश ने अपने प्रशासन में ईरानी परंपराओं को अपनाया था। आप इसे ईरानी परंपरा भी कह सकते हैं या आप इसे फारसी परंपरा भी कह सकते हैं। तो इल्तुतमिश ने अपने रूल में पर्शियन कस्टम्स को अडॉप्ट किया था। इसने पर्शियन कस्टम्स को अडॉप्ट किया था, ईरानी परंपराओं को अपनाया था साथियों। पर्शियन कंसेप्ट को अडॉप्ट किया था। अब ईरानी परंपरा में राजा कैसे बिहेव करेगा, ठीक है, और ईरानी परंपरा के तहत ही इस व्यक्ति में, ईरान में परंपरा थी कि अगर बेटा बहुत योग्य नहीं है तो वहां पर बेटियों को भी अगला शासक बना दिया जाता था। इफ सन इज नॉट दैट कैपिटल, इन दैट केस विमेन वर ऑल्सो अपॉइंटेड एज द रूलर। तो इसी कारण से इसने रजिया, जो कि इसकी बेटी थी, रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, रजिया को अपना सक्सेसर बनाया था। ये कहता है कि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि जो मेरे बेटे हैं वो बेहद अयोग्य हैं और वो सभी ऐसी चीजों में उलझे हुए हैं जहां से उनका बाहर आना संभव नहीं है। मुझे एकमात्र योग्य विकल्प जो अपने उत्तराधिकारी के रूप में दिखाई देता है वो मेरी बेटी रजिया में ही दिखाई देता है। वो कहता है कि जो भी मेरे सन है, दे आर नॉट कैपेबल इनफ। द ओनली रे ऑफ होप आई सी इन द रजिया माई डॉटर। इसलिए उसने रजिया को अपना अगला सक्सेसर बनाया, रजिया को उसने अपना उत्तराधिकारी बनाया और ये मरने से पहले ही वो कर जाता है, ये अपनी डेथ से पहले ही वो कर जाता है। इसने केंद्रीय सेना का गठन किया, एक केंद्रीय सेना भी इसके द्वारा बनाई गई जो हमेशा काम करती थी। एक सेंट्रल आर्मी इसके द्वारा बनाई गई जो राजा के साथ और राज दरबार के साथ रहा करती थी। केंद्रीय सेना का गठन किया और इसे हस्म ए कलब कहा जाता था। केंद्रीय सेना जो है इसे हस्म ए कलब कहा जाता था। यह प्रश्न नहीं पूछा जाता है तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, इसे हस्म ए कलब नाम दिया गया था।
तीसरा, इसने जो काम किया वो मुद्रा सुधार भी किए। इसने बहुत बड़े पैमाने पर करेंसी रिफॉर्म भी किए। मुद्रा सुधार अर्थात करेंसी रिफॉर्म बहुत जरूरी होता है, करेंसी को रिफॉर्म करना, क्योंकि इसी पर पूरा व्यापार चलता है। तो दिल्ली में इससे पहले दहलीवाल सिक्के चल रहे थे, दहलीवाल सिक्के चल रहे थे, दहलीवाल क्वाइन चल रहे थे, जिसे मोहम्मद गौरी ने इशू किया था। इसने साथियों दो नए सिक्के चलाए। इसने चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन शुरू किया और उन्हें बदला। जैसे इसने एक टंका नाम की मुद्रा चलाई। अब जो टंका है ये चांदी का सिक्का था। मैं इसको एक मिनट रुकना। इसने दो मुद्राएं चलाई साथियों, टंका और जीतल। अब जो टंका है, टंका टंका ये चांदी की मुद्रा थी। इट वॉज अ सिल्वर क्वाइन। इट वॉज अ सिल्वर क्वाइन। 175 ग्रेन का होता था, 175 ग्रेन का। और इसी के तहत उसने जीतल नाम की एक मुद्रा भी चलाई। जीतल नाम की एक मुद्रा भी चलाई, जीतल। और जीतल जो है ये तांबे का था, कॉपर कॉइन। तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि उस राजा का नाम बताइए जिसने टंका नामक चांदी की मुद्रा और जीतल नामक तांबे की मुद्रा चलाई थी। नेम द रूलर हु स्टार्टेड द सिल्वर करेंसी कॉल्ड टंका एंड कॉपर करेंसी कॉल्ड जीतल। तो सिल्वर करेंसी टंका, कॉपर करेंसी जीतल, इट वॉज स्टार्टेड बाय इल्तुतमिश। टकसाल वगैरह का नाम भी देखा रहता था। टकसाल मतलब वो जगह जहां पर क्वाइन को मिंट किया जाता था, उस जगह को टकसाल बोलते थे साथियों। वो जगह जहां पर क्वाइन को मिंट किया जाता था उसी को टकसाल बोलते थे। अगला काम इसने जो किया वो थे इसके न्यायिक सुधार, और ये भी बहुत ज्यादा थे। वो थे इसके न्यायिक सुधार अर्थात जुडिशियल रिफॉर्म। देखो, एक चूंकि इसने ईरानी परंपरा को अपनाया था और ये बात ये जानता था कि अगर आपको जनता का भरोसा जीतना है, अगर आपको लोगों का विश्वास जीतना है, तो एक बहुत अच्छी न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, एक बहुत ही अच्छा जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए। तो इसने कठोर न्याय व्यवस्था अपनाई थी साथियों। इसने बहुत ही कठोर न्याय व्यवस्था अपनाई थी, मतलब स्ट्रिक्ट जुडिशियल सिस्टम था। ऐसा माना जाता है, किताबों में ये लिखा है कि जो इसका महल था, इसके महल के बाहर एक संगमरमर का शेर था साथियों। एक संगमरमर का शेर था, एक मार्बल का लायन था, और उसमें एक घंटी लगी हुई थी। उसमें एक घंटी लगी हुई थी, और जो भी व्यक्ति उस घंटी को बजाता था उसे न्याय मिलता था। यह भी कहा जाता था कि अगर किसी को न्याय चाहिए तो वो लाल वस्त्र पहन करके जा सकता था सुल्तान के सामने। अगर किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा है तो वो लाल वस्त्र पहन करके सुल्तान के सामने जा सकता था, और यही किया था रजिया ने। देखिए, रजिया को इल्तुतमिश अपना उत्तराधिकारी घोषित करके जाता है। रजिया को इल्तुतमिश अपना सक्सेसर घोषित करके जाता है। लेकिन जो तुर्कान ए चहलगामी था, उन्होंने रजिया को अगला सुल्तान नहीं बनाया, उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज को अगला सुल्तान बना दिया। तो फिर रजिया सुल्तान लाल कपड़े पहन करके संगमरमर के शेर के पास जाकर के घंटी बजाती है और दिल्ली की जनता से कहती है कि अब तुम हमारे साथ न्याय करोगे, अब तुम हमारे साथ जस्टिस करोगे। ठीक है, अब तुम हमारे साथ न्याय करोगे, अब तुम हमारे साथ जस्टिस करोगे। तो फिर दिल्ली की जनता समर्थन करती है रजिया सुल्तान की, और रजिया सुल्तान ना सिर्फ दिल्ली की एकमात्र मुस्लिम शासिका बनी, बल्कि रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली शासिका थी जो जनता के समर्थन से शासिका बनी थी। बिकेम द सुल्तान विद द सपोर्ट ऑफ पीपल। तो वो कहानी यहां से निकल करके आती है। तो ये तो बेसिक बातें हो गई, एक बार इनको देख लीजिए पीपीटी में ताकि सारी बातें क्लियर हो सकें। तो फारसी राजतंत्र परंपरा को अपनाया, वंशानुगत राजतंत्र, रजिया को सुल्तान बनाया, मुद्रा सुधार किए, शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, टंका चांदी का सिक्का, जीतल तांबे का सिक्का, फिर न्यायिक सुधार उसने किए, जुडिशियल रिफॉर्म किए। ठीक है, ये हमें दिखाई देता है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में हमें यहाँ देखने के लिए एक मिनट। हाँ, उसने पर्शियन कल्चर को अडॉप्ट किया था, ये मैं लिखवा दूंगा। रजिया को सुल्तान बनाया गया,
प्योर अरेबिक क्वाइन उसने शुरू की, टंका और जीतल की शुरुआत की, बेल फॉर जस्टिस हंग अराउंड द नेक ऑफ द मार्बल लाइन इन दिल्ली। ये सब हमें देखने के लिए मिलता है, ये सारी बातें हमें देखने के लिए मिलती हैं साथियों। एक बार ध्यान से आप इसे देखो और फिर हम आगे बढ़ते हैं और इक्ता व्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करते हैं जिसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर इल्तुतमिश जाना जाता है, अर्थात अब हम बात करेंगे इक्ता व्यवस्था के बारे में। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इक्ता व्यवस्था। ठीक है, इक्ता व्यवस्था, इक्ता सिस्टम। आइए जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही बड़ा टॉपिक है और यहाँ से सवाल पहले भी बने हुए हैं, आगे भी बनेंगे। देखो, सबसे पहले आप ये समझो, बहुत बेसिक से हम शुरू करते हैं कि जो इक्ता है, इक्ता, इक्ता ये अरबी भाषा का शब्द है। जो इक्ता है साथियों, ये अरबी भाषा का शब्द है, एक अरेबिक वर्ड है, अरबी भाषा का शब्द है, एक अरेबिक वर्ड है। ठीक है, और इक्ता व्यवस्था, इक्ता व्यवस्था, अगर हम इस व्यवस्था की बात करें तो यह है राजस्व और सैन्य व्यवस्था है। यह राजस्व और सैन्य व्यवस्था है। इट इज अ सिस्टम टू जनरेट द रेवेन्यू एंड मिलिट्री। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि इक्ता क्या है, क्या ये एक सैन्य व्यवस्था थी, राजस्व व्यवस्था थी, ये खेती की व्यवस्था थी, क्या थी, तो मूल रूप से ये एक आर्थिक व्यवस्था थी। इन द कोर इट वॉज एन इकोनॉमिक सिस्टम, इन द कोर इट वॉज एन इकोनॉमिक सिस्टम। यह एक आर्थिक व्यवस्था थी। कैसे थी, क्या थी, अब हम इसको जानते हैं। देखो साथियों, इक्ता व्यवस्था की जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत मध्य एशिया में होती है। सेंट्रल एशिया में माना जाता है कि 9वीं शताब्दी के आसपास, 9th सेंचुरी एडी के आसपास सेंट्रल एशिया में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत हुई और वहां से यह भारत आई है। इसको भारत लेके आया था मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी ने भारत में सबसे पहले इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी 1192 में। जब वो तराइन का युद्ध जीत जाता है, तो तराइन का युद्ध जीतने के बाद उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को फांसी की इक्तादारी प्रदान की थी। तो अगर आपसे कभी भी यह सवाल पूछा जाए कि भारत में इक्ता व्यवस्था लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो भारत में इक्ता व्यवस्था को लाने का श्रेय मोहम्मद गौरी को दिया जाता है। Muhammad Gauri was the person who introduced Ikta system in India, and he allocated first Ikta to Qutbuddin Aibak after the Battle of Tarain, and it was the Ikta of Hasi। यहां तक बात क्लियर है। लेकिन इस व्यवस्था को भारत में बहुत व्यवस्थित रूप में जिसने लागू किया था, इस व्यवस्था को भारत में जिसने व्यवस्थित रूप में लागू किया था, बहुत सिस्टमैटिकली लागू किया था, वो था इल्तुतमिश, वो था इल्तुतमिश। तो दो सवाल हमेशा बनते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भारत में इक्ता व्यवस्था कौन लेकर के आया, मोहम्मद गौरी। लेकिन भारत में इक्ता व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से किसने लागू किया था, तो भारत में इक्ता व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से लागू किया था इल्तुतमिश ने। इसी ने बहुत अच्छे तरीके से इसे लागू किया, और इस पूरी व्यवस्था की जानकारी हमें निजाम उल मुल्क तूसी की किताब सियासतनामा से मिलती है। इस पूरी जानकारी हमें निजाम उल मुल्क तूसी की किताब सियासतनामा से मिलती है। तो अभी बेसिक क्लियर है। अभी हमने बहुत बेसिक बात आपको बताई कि इक्ता अरबी शब्द है। इक्ता व्यवस्था एक आर्थिक व्यवस्था थी जिससे राजस्व की वसूली की जाती थी। इक्ता वॉज द अरेबिक वर्ड, इक्ता सिस्टम वॉज अ रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, भारत में इक्ता व्यवस्था को मोहम्मद गौरी लेकर के आया और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को पहला इक्ता दिया, जबकि भारत में इक्ता व्यवस्था को इल्तुतमिश ने व्यवस्थित रूप से लागू किया था। इक्ता वॉज ब्रॉट इन इंडिया बाय मोहम्मद गौरी। ही एलोकेटेड फर्स्ट इक्ता टू कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश एस्टैब्लिश्ड इक्ता सिस्टम सिस्टमैटिकली इन इंडिया। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम इस व्यवस्था को समझते हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या था और कैसे ये पूरा सिस्टम काम करता था। देखो, सबसे पहले आप ये समझ पाए कि इक्ता
के तहत किया यह जाता था कि जैसे मानते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा साम्राज्य है। अब इतना बड़ा इलाका है जहां इल्तुतमिश काम कर रहा है, तो इक्ता व्यवस्था के तहत इसे अलग अलग भागों में बांट दिया जाएगा, इसे अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने अभी इसके 4 हिस्से बना लिए, ठीक है, इसके हमने ये 4 हिस्से बना दिए, तो हर एक भाग को हम इक्ता बोलेंगे। ये भी इक्ता होगा, ये भी इक्ता होगा, ये भी इक्ता होगा और ये भी इक्ता होगा। तो इक्ता का मतलब हो गया जमीन का टुकड़ा, इक्ता का मतलब हो गया पीस ऑफ लैंड। बात क्लियर है? इक्ता का मतलब हो गया जमीन का टुकड़ा अर्थात पीस ऑफ लैंड। अब क्या किया जाएगा कि मान लेते हैं कि ये एक इक्ता है, तो एक व्यक्ति को बुलाया जाएगा और किसी व्यक्ति को ये इक्ता प्रदान कर दी जाएगी। एक पर्टिकुलर किसी भी इंडिविजुअल को बुलाया जाएगा और उस इंडिविजुअल को ये जो जमीन है ये एलोकेट कर दी जाएगी। तो वो व्यक्ति जिसे ये जमीन दी गई है उसे इक्तादार कहा जाता था। कई किताबों में उसे वली भी कहा गया है, कई किताबों में उसे मुक्ता भी कहा गया है, कई किताबों में उसे वजहदार भी कहा गया है। तो कहानी समझ पा रहे? इक्ता का मतलब क्या है? जमीन का एक टुकड़ा, और जिस व्यक्ति को आप वो जमीन का टुकड़ा दे रहे हो उस व्यक्ति को इक्तेदार कह दीजिए, उसे वली कह दीजिए, उसे मुक्ता कह दीजिए, एक ही मतलब है, कोई भी अंतर नहीं है इस बात का। अब इस जमीन पर ये जो इक्तादार है इसके क्या क्या अधिकार होते थे, इसके क्या क्या राइट होते थे, अब ये समझना। तो अधिकार ये होता था कि जो जमीन का टुकड़ा मिला है, ये जो पीस ऑफ लैंड मिला है, यहां पर पूरी कानून व्यवस्था को देखने वाला व्यक्ति वही था। अब यहां का पूरा लॉ एंड ऑर्डर उसे ही मेंटेन करना है, पूरा लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का मेंटेन करना है। इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वो एक छोटी सी सेना भी रखेगा, वो एक छोटी सी मिलिट्री भी रखेगा, ठीक है। तो यहाँ छोटी सी एक सेना भी रखी जाएगी और सबसे जरूरी काम जो उसका था, सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका काम था कि वो इस जमीन के टुकड़े से राजस्व का संग्रह करेगा, वो इस जमीन के टुकड़े से राजस्व का संग्रह करेगा, वो इस जमीन के टुकड़े से रेवेन्यू को कलेक्ट करेगा। और इस राजस्व को, जैसे मान लीजिए कि उसने कुल 100 रुपए के राजस्व का संग्रह किया, पर उसके खर्चे भी होंगे क्योंकि वो राजस्व को संग्रह कर रहा है, वो सेना को रख रहा है, वो कुछ अधिकारियों को भी रखेगा। तो मान लीजिए कि उसका पूरा खर्चा हुआ 60 रुपए का, उसका पूरा खर्चा हुआ 60, कितने रुपए बच गए? 40 रुपए बच गए। इस 40 रुपए को फवाजिल कहा जाता था। जो बचा हुआ राजस्व है, खर्चे काटने के बाद जो राजस्व बचा है, जो भी एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद जो रेवेन्यू बना है, इसे फवाजिल कहा जाता था और फिर ये सुल्तान को दे दिया जाता था, फिर ये सुल्तान को दे दिया जाता था। तो अब इसको प्रैक्टिकल होकर के जरा समझना, बहुत बेसिक तरीके से समझना। बेसिक ये है, जैसे मान लीजिए कि मैं इल्तुतमिश हूं और मेरे पास पूरे के पूरे मध्य प्रदेश की जमीन है। अब पूरे मध्य प्रदेश का शासन मैं नहीं देख सकता, तो हमने कहा कि चलो अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो हमने एक व्यक्ति को बुलाया, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक मूलचंद जी रहते हैं, ठीक है, शुरू से हैं। तो हमने मूलचंद जी से कहा कि भाई साहब, आपको हम इंदौर वाला क्षेत्र पूरा दे रहे हैं। अब इंदौर का पूरा क्षेत्र का प्रशासन भी आपको संभालना है। उस प्रशासन को संभालने के लिए वहां पर एक सेना भी रख लो, उस प्रशासन को संभालने के लिए वहां कुछ अधिकारी भी नियुक्त कर लो, और सबसे जरूरी काम तुम्हारा ये होगा कि वहां पर रेवेन्यू कलेक्ट करना, राजस्व का संग्रह करना, और जितना भी तुम्हारा खर्चा हो उस खर्चे को काट करके जो भी बचे वो हमें भेज देना। इसी को हम इक्तादारी व्यवस्था बोलते हैं, इसी को हम इक्ता सिस्टम बोलते हैं। और जो व्यक्ति जिसको इक्ता दिया जाता था उसे इक्तादार, मुक्ता, वली या वजहदार जैसे नामों से जाना जाता था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है ये भी जरा समझो। ये जो पोस्ट है इक्तादार की, बहुत ध्यान से समझना, ये बड़ा प्यारा कंसेप्ट आप समझने वाले हैं। ये जो इक्तादार है इसकी नियुक्ति, इसकी जो नियुक्ति है, तो ही यूज टू अपॉइंटेड बाय, इसकी जो नियुक्ति है वो सुल्तान खुद करता था। इसकी नियुक्ति सुल्तान के द्वारा की जाती थी और ये पद
वंशानुगत नहीं था। ये स्टेटमेंट पे पूछ लिए जाते हैं। दिस पोस्ट वॉज नॉट हेरिडेटरी। ये पद कभी भी वंशानुगत नहीं होता था। द पोस्ट वॉज नेवर हेरिडेटरी। जरूरी नहीं है कि तुम इक्ता बने हो तो तुम्हारा बेटा ही इक्ता बनेगा। तीसरा, इतना ही नहीं, ये जो इक्तादार होते थे, ये जो इक्तादार होते थे, समझना बात को, ध्यान देना, ये जो इक्तादार होते थे साथियों, इनका स्थानांतरण भी कर दिया जाता था। इनका स्थानांतरण भी कर दिया जाता था, इनका ट्रांसफर भी किया जाता था। तो ये पोस्ट ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से हेरिडेटरी है ना। इसमें जो योग्य है उसको इक्ता दिया जाएगा, आपकी योग्यता खत्म, आपसे इक्ता ले लिया जाएगा। मान लो हमने पहले एक व्यक्ति को इंदौर का इक्ता दिया, अब हमारा मन है कि हमें तुमको सागर भेजना है, हमें किसी को बिहार भेजना है, या फिर हमें किसी को झारखंड भेजना है, किसी को हमें राजस्थान भेजना है, किसी को हमें तेलंगाना भेजना है, हरियाणा भेजना है, यूपी भेजना है, हम भेज सकते हैं। जैसे कलेक्टर होते हैं, उनका काम भी राजस्व को देखना है और वो भी यहां से वहां भटकते रहते हैं, ऐसे ही इक्तादार होते थे साथियों। ठीक। और ऑडिट भी किया जाता था, सिस्टम बड़ा अच्छा बना था, ऑडिट भी इनका किया जाता था। और ऑडिट जो अधिकारी करता था उसे दीवान ए आला कहा जाता था। दीवान ए आला कहा जाता था साथियों उस अधिकारी को। तो इसी को हम इक्ता व्यवस्था बोलते हैं। इक्ता जनरली दो तरह की होती थी। एक इक्ता ए ताम्लिक होती थी, ये सामान्य इक्ता, और एक इक्ता ए एस्तगीन होती थी। जो एस्तगीन नाम की इक्ता है, ये दान के रूप में दी जाती थी ऐसे लोगों को जो बौद्धिक क्षमता वाले हैं, जैसे सूफी संत हो गए, कोई विद्वान हो गए, तो उन्हें एस्तगीन नाम की इक्ता दी जाती थी और एक प्रकार से मान लीजिए कि वो दान है। अब इस व्यवस्था में अलग अलग सुल्तानों ने परिवर्तन किया और ये व्यवस्था जो कि मोहम्मद गौरी ने शुरू की थी, इल्तुतमिश ने इसको बहुत अच्छे से लागू किया, अकबर इसको खत्म करता है। बाकी हर समय पर यह व्यवस्था चलती रहती है। इस व्यवस्था को खत्म किया था अकबर ने, और अकबर इसकी जगह मनसबदारी व्यवस्था लेकर के आता है। तो परिवर्तन किसने क्या किया, आइए वो भी हम देख लेते हैं। तो इस व्यवस्था में जो परिवर्तन किया, बलबन जो था, बलबन, तो बलबन ने ख्वाजा ए दीवान नाम का एक नया अधिकारी बनाया जो इक्ताओं की जांच करता था कि तुम कहीं हमारे साथ फर्जीवाड़ा तो नहीं कर रहे हो। अलाउद्दीन खिलजी ने जो छोटी छोटी इक्ता होती थी उन सभी को खत्म कर दिया कि छोटी इक्ता नहीं होंगी, सिर्फ बड़ी इक्ता होंगी। मोहम्मद बिन तुगलक ने वली नाम का एक अधिकारी बनाया और इक्तादारों के राजस्व अधिकार ही ले लिया। इक्तादारों से कहा कि तुम प्रशासन संभालो, तुम सेना देखो, राजस्व संग्रह का जो काम है, रेवेन्यू कलेक्शन का जो काम है, वो वली नाम का अधिकारी करेगा। और पता है मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा अब जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो पूरा का पूरा रेवेन्यू पहले सुल्तान के पास आएगा, फिर तुम अपने खर्चे बताओगे, यहां से हम तुमको पैसा वापस करेंगे। जैसे आज इनकम टैक्स में होता है कि हम पूरा टैक्स भरते हैं, फिर सरकार हमसे कहती है कि अच्छा तुम इनकम टैक्स रिटर्न भर दो, हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और फिर हमको पैसा वापस मिलता है। तो इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय इक्तादार बहुत चिढ़ जाएंगे और फिरोज शाह तुगलक ने सभी को वंशानुगत कर दिया, सभी को हेरिडेटरी राइट्स दे दिए और यहीं से चीजें खराब होना शुरू होती हैं। तो आइए एक बार पढ़ लेते हैं। इक्ता जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। राजस्व प्राप्ति की एक इकाई है, गौरी ने इसको लागू किया था, व्यवस्थित रूप से इल्तुतमिश ने लागू किया था। राजस्व संग्रह करना, सेना का रखरखाव और कानून व्यवस्था। फिर इक्तादार कहलाता था वली, मुख्ता, वहजा, सुल्तान के द्वारा नियुक्ति, स्थानांतरण, वंशानुगत नहीं। जो शेष राजस्व है, फवाजिल जो है वो सुल्तान को दिया जाता था। दो प्रकार, इक्ता ए तामलिक, इक्ता ए एस्तिगलाल। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है कि इक्ता व्यवस्था एक, देखो अगेन मैं कह रहा हूं कि हमारा उद्देश्य यहाँ पर हर चीज के बेसिक्स को पढ़ना है, हम कोई बहुत गहराई से नहीं जा रहे। हमारा पर्पस बड़ा क्लियर है कि हम उतना पढ़ लें जिससे हमारे एग्जाम्स निकल जाए। और मैं बार बार ये बात दोहराता हूं कि ये क्लास हर एग्जाम के लिए उपयोगी है। जहां पर भी इतिहास पूछा जाएगा, हर एक एग्जाम के लिए क्लास उपयोगी है। एक बार पढ़ लो पर बहुत अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, एक बार पढ़ लो पर बहुत अच्छे से पढ़ लो। बहुत से लोग, कुछ लोगों को कमेंट था कि सर क्या ये क्लास हमको मुख्य परीक्षा में मदद करेगी? क्यों नहीं करेगी।
अब जैसे कभी आपसे एकता व्यवस्था के बारे में मुख्य परीक्षा में पूछ लिया, माना कि हमने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है, पर इतना तो हमने आपको बता दिया ना कि 60-70 शब्द तो आप लिख सकते हो, 60 to 70 वर्ड्स तो आप लिख सकते हो। कभी इल्तुतमिश के बारे में सवाल आ गया, आप 500 शब्द लिख दोगे, इतना हमने बता दिया। प्रीलिम्स में जो सारे फैक्ट्स हैं वो हम कवर कर रहे हैं। या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई का एग्जाम है रिसेंटली, काफी सारे टीचिंग एग्जाम्स हैं, उसमें इतिहास पूछा जाता है, आप देख लीजिए एक बार। और कभी भी इस बात की ऑथेंटिसिटी ऐसे चेक किया करो कि जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसके पीवाई क्यों लगाओ। और अगर 90% 80% क्वेश्चन बन रहे हैं, देन आप खुद समझ जाओगे कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो इस बात का जरा ध्यान रखेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे प्यारे साथियों। कुछ और बातें जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। जैसे इसने पहली बार दारुल इस्लाम शब्द का इस्तेमाल किया था, और ये धार्मिक कट्टर तो था, डेफिनेटली ये रिलीजियसली काफी ऑर्थोडॉक्स था, फेनेटिक था, लेकिन प्रशासन में धार्मिक कट्टरता नहीं रखता था। उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा था और इसने एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना संभव नहीं है। दारुल इस्लाम का मतलब हर व्यक्ति यहाँ इस्लाम को माने, ये संभव नहीं है साथियों। ठीक है, इसने इसके समय शेख नक्सवी सुगरा थे जो बहुत सूफी संत, महान सूफी संत हुए। सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया। राजस्थान के नागौर में अतार कीन का दरवाजा बनवाया। दिल्ली में हौज ए शमसी और मदरसा ए मुइज्जी, ये मोहम्मद गौरी के नाम पर मदरसा ए मुइज्जी बनवाया था। इसके बारे में आरपी त्रिपाठी कहते हैं कि दिल्ली के सिंहासन का अपहरणकर्ता। ईश्वरी प्रसाद कहते हैं गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। निजामी कहता है कि ऐबक ने खाका बनाया, इल्तुतमिश ने उसे मूर्त रूप दिया। हबीबुल्ला कहते हैं ऐबक ने जिस दिल्ली सल्तनत की सीमा और रूपरेखा बनाई उसका पहला सुल्तान इल्तुतमिश ही था। अर्स्पर ऑफ दिल्ली थ्रोन आरपी त्रिपाठी, ट्रू फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी ईश्वरी प्रसाद। ऐबक क्रिएटेड द ब्लूप्रिंट, इल्तुतमिश गेव इट कॉन्क्रीट फॉर्म। निजामी, इल्तुतमिश was the first sultan of Delhi whose boundaries and framework were established by Aibak। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखना है। इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है इल्तुतमिश, ये कंप्लीट होता है। तो अगर हम इसको क्विकली रिकॉल करें तो हमने जाना कि इल्तुतमिश दिल्ली का वास्तविक संस्थापक था। 1211 में आराम शाह को जूद के युद्ध में हरा करके ये दिल्ली का अगला सुल्तान बनता है। इसके सामने यिल्दौज, कुबाचा, मंगोल षड्यंत्र की सारी चुनौतियां थी जिसको ये पार करता है। यिल्दौज को हराया, कुबाचा को हराया, मंगोल आक्रमण को टाला, मंगबरनी को सहायता ना दे करके बंगाल के विद्रोह को दबाने के लिए अपने बेटे नसरुद्दीन महमूद को भेजा। नसरुद्दीन महमूद मारा गया। नसरुद्दीन महमूद का मकबरा दिल्ली के सुल्तानगढ़ी में बनाया। ये भारत का पहला मकबरा बनता है। दरबारी षड्यंत्र को खत्म करने के लिए तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना की। एकता व्यवस्था की शुरुआत की। एकता व्यवस्था गौरी लेकर के आया था, इसने एकता व्यवस्था को व्यवहारिक रूप दिया। दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का मकबरा, हौज ए शमशी, मदरसा ए मुइज्जी की स्थापना की। नागौर राजस्थान में अतारकीन का दरवाजा इसने बनवाया। ठीक है, उसके अलावा चांदी का टंका और तांबे का जीतल नाम का सिक्का चलवाया। ये सारे काम इसने किए, तो इसलिए हम इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़िएगा, रिकॉल करिएगा, पीडीएफ पढ़िएगा, एमसीक्यू लगाइएगा, चीज़ें आप कर पाएंगे। अपना ख्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वगैरह दी हुई होती हैं, तो वहाँ से आप हमसे जानकारी भी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे कल। गुलाम वंश को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।